एक अल्प विराम के बाद हम लोग फिर से हाजिर हैं बिहार के इस खास सेगमेंट में। हम शाम को आपसे मुखातिब होते हैं, बात करते हैं बिहार के सियासी घटनाक्रम पर और इसके अलावा भी बिहार में अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है, पुलिस उस पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है, कौन सी नई योजना या नीति लागू की गई है। हालांकि अभी सरकार गठन की कवायद ही पूरी नहीं हुई है। कहा यह गया था कि बंगाल चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा और बंगाल चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई है, रिजल्ट आना है 4 मई को। लेकिन क्या सवाल है कि उससे पहले मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा, उसके लिए क्या कवायद चल रही है, क्या प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं और इसके बाद बैठकों का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और वो जो पुरानी बात की नीतीश मॉडल पर सरकार चलेगी, ये बात बार बार दोहराई जा रही है। हमारे साथ वरीय सहयोगी विष्णु नारायण जुड़े हैं और उनसे ही जानते हैं। बंगाल चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाना चाहिए था, तो क्या ये चुनाव परिणाम आने के बाद होगा या अगले 1-2 दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी? क्या अपडेट है इस बारे में? नहीं, अभी तक तो अपडेट यही है कि परिणाम का इंतजार। और बिहार के साथ साथ बंगाल पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नजर बहुत लंबे समय से है, भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जिस तरीके से बिहार को साधा भी, आप देखेंगे कि इतने सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध कोई व्यक्ति सत्ता के शीर्ष केंद्र पर है। तो और बंगाल में काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी का स्टेक पर लगा हुआ है और बहुतेरे नेता भी बिहार से, अलग अलग एमएलएज हों, एमएलसीज हों, इवन के सांसद हों, सबको जिम्मेदारी बंगाल के भीतर दी जाती है। और आपने देखा होगा कि अभी तक परिणाम आए नहीं है। और परिणाम आने और वोट डलने के दौरान भी जिस तरीके की गहमा गहमी है बंगाल के अलग अलग जिलों में, ईवीएम से छेड़खानी की जिस तरीके की बातें आ रही हैं, स्ट्रांग रूम को जिस तरीके से सुरक्षित अपने तरीके से करने की कोशिश, या उस पर एक तरीके की नैरेटिव को अपने पक्ष में करने की कोशिशें भी जो है वो जारी हैं, ना वो सिर्फ टीएमसी की ओर से बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। तो अभी बहुतेरे नेता जो हैं वो वहां हैं। इसलिए भी, हालांकि ये कवायद बिहार में होनी है और बिहार में जो शीर्ष नेतृत्व हैं अलग अलग दलों के, सरकार में और संगठन में, उन सभी की मुलाकातें भी जारी हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी केंद्रीय नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनसे मुलाकात करने, मतलब एक तरीके से कि कैसी सरकार या मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किसे अहमियत मिलेगी, किसको कितनी तवज्जो मिलेगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के, और सम्राट चौधरी इस दौरान जाने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात होगी, संभवतः प्रधानमंत्री से भी। और आप देख रहे होंगे कि इस दौरान कई एक बार, भले ही वो उसको शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकातें राजनीतिक लोगों के बीच में कम और राजनीतिक बातों के लिए शिष्टाचार मुलाकातें ज्यादा होती हैं। तो अब चूंकि 7 सर्कुलर रोड के रहवासी हैं नीतीश कुमार और एक अणे मार्ग अब सम्राट चौधरी के हवाले हुआ, तो एक तरीके से सत्ता का संचालन अब एक अणे मार्ग से सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो कई एक बार जो मुलाकातें हुई उसमें भी, क्योंकि बिहार के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण आप घटनाक्रम यदि देखें, जिस पर हम कल हालांकि विस्तार से बात करेंगे, निशांत, उनकी अनिच्छा रही राजनीति में आने को लेकर के, लेकिन कल से वो सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना के भीतर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेतिया, जहां चंपारण, पूर्वी पश्चिमी चंपारण का इलाका, चंपारण का इलाका जहां से गांधी की यात्रा शुरू होती है, और भितिहरवा आश्रम जहां गांधी रहा करते थे, तो उस जगह से एक तरीके से वो प्रतीकात्मक एक जगह है कि सारे दलों से संबद्ध या अलग अलग यात्राएं जो शुरू होती हैं, तो नॉर्थ से होते हुए जो साउथ की ओर बढ़ती हैं, तो वहां से आमतौर पर शुरू होती हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या अलग अलग नेतागण अलग अलग दौर में जब अपनी यात्रा निकालते हैं तो उसी जगह से उस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सरकार के गठन की कवायद या मंत्रिमंडल के गठन की कवायद जो है वो जोर शोर से जारी है, लेकिन बहुतेरे लोगों को मनाने की कोशिश है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली जो सरकार थी और उसमें विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम थे और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम थे,
दोनों के पास अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। विजय सिन्हा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे या जिस स्टांस के साथ आगे बढ़ रहे थे, आपने देखा होगा कि उस स्टांस पर इस दौरान उनकी सुरक्षा जिस तरीके से कम तर की गई, वो बातें सुर्खियों में रहीं। और उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर भी एक तरीके से जो बातें कही सम्राट चौधरी के सीएम बनते बनते, कि किस तरीके से संगठन के लिहाज से और कमांडर के आदेश को देखते जी। हुए वो इन सारी बातों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि एक मंत्रिमंडल जो भी गठित होगा, अब तक तो सीएम नीतीश कुमार के अंतर्गत सभी काम करते थे और सीएम के बतौर जो उनका स्टेचर हुआ करता था या उनका, क्योंकि वो एक पिछली पीढ़ी के नेता थे। और अब देखेंगे कि भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन बहुतेरे नेता ऐसे हैं जो कि उनको अपने से सीनियर मानने के लिए इस तरीके से तैयार नहीं है। मतलब उनके अंडर काम करना एक तरीके की उनको लग रहा है कि उनकी तौहीन होगी। तो उस तरीके की बातों के बीच में अभी संजय सरावगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात हुई है नवीन सिन्हा से, क्योंकि इस तरीके की भीतर खाने से बातें निकल कर क्या रही हैं कि ऊपर से भी ये कहा है कि अब आपको ये तय करना है कि आप उस मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं, क्योंकि एक तरीके का फ्री हैंड देने की कोशिश सम्राट चौधरी को, अभी आपने देखा होगा कि एक एमएलसी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही हालांकि एमएलसी होंगे, लेकिन जिस तरीके की बातों के बीच में, क्योंकि सामाजिक संदर्भ बिहार के भीतर या जातिगत संदर्भ जिस तरीके से बिहार के भीतर उभर करके अलग अलग मामलों में देखने को मिलता है, तो संगठन में काम करने वाले कार्यालय के प्रभारी, और उस दौरान वो कार्यालय के प्रभारी रहे जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सम्राट चौधरी। ऐसे बहुत वेल नोन नाम नहीं है, लेकिन इसी तरीके के संगठन के लोगों को अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं उठा करके कहीं आगे करती है। तो अभी एक तरीके से आप ये समझिए कि अभी मंत्रिमंडल परिणाम आने के बाद ही होगा, लेकिन वो सारी चीजें भीतर भीतर जो हैं वो चीजें की जा रही हैं अंतिम मुहर लगाने के लिए, या अंतिम एक तरीके से आप समझिए कि मंत्रिमंडल की जो भी लिस्ट होगी उसमें अलग अलग जातियों के संदर्भ में, अलग अलग गुटों के संदर्भ में, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, 4 से 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के बतौर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं कि वो विलय कर सकते हैं, उनके पार्टी के कुछ एक विधायकों की ओर से इस तरीके की बातें देखने सुनने को मिल रही। हालांकि अभी कुछ भी अंतिम नहीं है, क्योंकि जब तक अंतिम तस्वीर राजनीति में आपको दिखाई न दे, तब तक सारी बातें जो हैं वो हवा में ही होती हैं। तो इस तरीके की बातों के बीच में एक सवाल के साथ ये बात बढ़ाना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल गठन में हम लोग जानते हैं इतने टाइम के सियासत में जो भी सरकारें बन रही हैं कि केवल योग्यता एक पैमाना नहीं है किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए। इसमें जाति के समीकरण को देखना है, पार्टियों के समीकरण को देखना है, फिर इसमें शायद मुख्यमंत्री ये भी चाहेंगे कि मुझे थोड़े यस्सर वाले लोग मिले, ताकि मैं काम जो है, मैं जो सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, या केंद्र से जो निर्देश मिल रहा है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यस्सर वाले लोग थोड़ा मिले, जो बहुत ज्यादा मतभेद ना हो। तो ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है, कहीं गाहे बगाहे ये चर्चा है कि जो नीतीश कुमार का मॉडल है वो लागू होगा, और अगर ऐसा लागू होना है तो फिर जो उनका मंत्रिमंडल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर ना करते हुए उन्हीं लोगों को किया जाएगा। लेकिन ये कितना संभव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अलग व्यक्तित्व हैं, सम्राट चौधरी अलग व्यक्तित्व हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसकी कहा भले जाए कि नीतीश मॉडल पर हम करेंगे, क्योंकि आपने कई बार ये कहा है कि वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस सरकार में, लेकिन ये है कि उनको अपनी नीतियां भी अपने तरीके से लागू करनी है, बिहार को अपने हिसाब से चलाना है। तो इसका मंत्रिमंडल के स्वरूप पर कितना असर पड़ने जा रहा है? देखिए, अभी तत्काल प्रभाव से ऐसा कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। कुछ एक मंत्रालय जरूर हैं, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने खाते में गृह मंत्रालय किया, और वैसी स्थिति में जबकि पिछले 15-20 सालों का भी आप संदर्भ पूरा देखेंगे, नीतीश कुमार भले ही
कई एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इस तरीके की कोशिशें थी कि गृह मंत्रालय उन्हें मिलता, मगर सामान्य प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इस दौरान गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी ने संभाला और उसके बाद अपने सदन के भीतर या सदन के बाहर उनकी भावभंगिमा देखी, उनका अटैकिंग स्टांस देखा। तो उसमें बहुत व्यापक फेरबदल होने की क्योंकि एक सरकार तो चल रही थी, इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदला है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत व्यापक फेरबदल हुआ या चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि कई नाम या कई चेहरे इस तरीके से उभर करके आते हैं, भले ही वो सरकार में शामिल हो ना हो, लेकिन उनका असर एक तरीके से पूरी सरकार के गठन पर या वोटिंग के पूरे पैटर्न पर दिखाई पड़ता है। जब ऐसा दिखाई पड़ता है तो पॉलिटिकल पार्टियां उसको एक तरीके से एड्रेस करने की, एकोमोडेट करने की, उस पूरे वोटिंग परसेंटेज को कह लें या उस वोट शेयर को, तो वो करती हैं। लेकिन अभी की स्थिति वैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर अब सत्ता के शीर्ष पर है, लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि वो नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड को किसी भी तरीके से रूस्ट करके, किसी भी तरीके से उन्हें भिदका करके कहें कि कुछ ऐसा करना चाहती हो। इसलिए आप देख रहे हो कि शिष्टाचार मुलाकातें लगातार किस तरीके से जारी हैं, है ना। उसमें तो ऐसा कुछ बहुत व्यापक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ एक मंत्रालयों को लेकर के जरूर एक जिच बनी रहती है। प्रतिष्ठा का सवाल जिस तरीके से विजय सिन्हा ने अपने मंत्रालय को बनाया, या फिर आपने देखा होगा कि इस दौरान जिन सारे लोगों को उन्होंने अब बतौर मंत्री रहते बर्खास्त किया था, उनकी पुनर्बहाली जिस तरीके से हुई, मतलब एक तरीके का मैसेज भी ये देने की कोशिश है सम्राट की कि वो अपने तौर तरीके से चीजों को चलाएंगे, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन इसी तरफ है, दूसरे तरफ का कन्फ्रंटेशन जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब जो नीतीश कुमार के मॉडल वाला आप एक सवाल जो पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार की छाप इस पूरे गवर्नेंस के मॉडल पर, तो वो छाप अभी बनी रहेगी। उसमें कोई व्यापक फेरबदल या रद्दोबदल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। एक बड़ा डिस्कशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, वो सरकार और क्राइम दोनों के लिहाज से है कि गृह मंत्रालय नई सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ली, सम्राट चौधरी के पास थी, और अब तो मुख्यमंत्री हैं और वो जारी रहेगी। उसके साथ एक ताकत आता है गृह मंत्रालय के साथ, लेकिन चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि बिहार में कथित जंगल राज का दावा है और सुशासन का वादा है, और उन दोनों चीजों के बीच एक दिन दहाड़े एक सरकारी अधिकारी को गोली मार दी जाती है, और उसके बाद फिर पुलिस जो है प्रत्युत्तर में एनकाउंटर करती है, मुख्य आरोपी रामधनी यादव कथित मुठभेड़ में मारे जाते हैं। सवाल ये है कि पहले आरजेडी ये कहती है कि मतलब पहले तो उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखने की कोशिश होती है, नेता विपक्ष का ये ट्वीट आता है, और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी की तरफ से होता है जिसमें एनकाउंटर्स पर सवाल उठाए गए। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जो एक आम समझ है, एक तो संविधान और कानून में उस प्रक्रिया का जिक्र नहीं है, क्राइम कंट्रोल, और जब गोलियां लगातार चल रही हो, चाहे वो जिधर से भी चले, तो क्या इसे क्राइम कंट्रोल कहा जाएगा, और आने वाले समय में कितनी चुनौती बनने वाली है ये। मतलब ये कहकर तो बचा नहीं जा सकता है कि बिहार एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं और यहाँ पर क्राइम को हम उस हद तक, लेकिन अगर इतनी गोलियां चले, और मतलब पिछले 6 महीने में 17 एनकाउंटर्स हुए हैं, और सम्राट चौधरी के अंडर सीएम बनते 2 हुए हैं, और जब तक नीतीश कुमार थे तो 15 हुए हैं 6 महीने। इसको किस तरह से देखते हैं, और वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों का क्या स्टेक है, इस पर क्या कहा जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां कमोबेश एक ही तौर तरीके से चलती हैं कि वो जो आम जनमानस का एक तरीके का प्रेशर होता है, इस दौरान तो सोशल मीडिया का प्रेशर भी तमाम नेता अपने सिर लिए घूमते हैं, और हीरोइज्म का एक बेसिक जो कल्चर है, रील बनवाने की पूरा जो एक कल्चर राजनेताओं के भीतर दिखाई पड़ रहा है कि इवन कि सम्राट चौधरी सीएम हो गए हैं अब तो, और अलग अलग जगहों पर जब वो बैठ रहे हैं तो उस दौरान की भी रील्स बन रहे हैं और उनके पर्सनल अलग अलग अकाउंट से वो पब्लिश हो रहे हैं। अब उनके अगर कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देखेंगे तो उनके समर्थक जो है इसको लेकर क्या आवाह कर रहे हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन आमतौर पर ऐसा होता नहीं।
पुलिसिंग या फिर कहें कि पूरी जो ये विधा है वो बहुत दोधारी तलवार सरीखी होती है कि आपको कब पता नहीं है कि वो तलवार कब आपके ही हाथ को काट देगी या आपको ही घायल कर देगी, क्योंकि तलवार चलाना आना चाहिए आपको। तलवार रखने भर से आप किसी या बंदूक रखने भर से आप उस पूरे विधा के पारंगत नहीं हो जाते, क्योंकि जरूर ऐसी स्थिति है कि एक स्टेट है और स्टेट में अभी स्टेट सबसे बड़े पावर के तौर पर देखा जाता है। रामधनी यादव जिसका पूरा वो इलाका जिसको लेकर के अभी एक दो चार पांच दिनों से काफी आरोप प्रत्यारोप तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन ने भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके इस मामले में एनकाउंटर किया, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में जो सामान्य प्रशासन है या जुडिशियरी है, क्योंकि कोई भी अपराधी हो तो उसको उस अपराधी को जब तक कि उसका अपराध या उसको दोषी करार न दे न्यायालय, तब तक उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये एक आम समझ के तौर पर। ऐसे में तो कल को कोई हो सकता है कि निर्दोष ही मार दिया जाएगा पुलिस के द्वारा, और ऐसी ऐसी कहानियां तो हैं ही हमारे आपके सबके बीच में कि पुलिस का रवैया भी जो है, पुलिस की ट्रेनिंग भी जो है, पुलिस के ऊपर प्रेशर भी जिस तरीके का है कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि पूरा एक्साइज या शराब बंदी के बावजूद जहां तहां पकड़ी जाने वाली शराब, क्या इसमें आप देखें कि स्थानीय थाना या स्थानीय पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त नहीं है, उसके नाकों नीचे सारी चीजें हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई, इस तरीके की बातें निकल करके आई कि सीएम पल पल का अपडेट ले रहे थे। क्या सीएम के पास अब यही काम बचा है कि अगर कहीं कोई अपराधी किसी कृत्य को अंजाम देता है तो वो पल पल का अपडेट लेते हुए सीएम हाउस से इन सारी चीजों का संचालन हो और एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाए? तो एनकाउंटर तो कभी भी एक अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती किसी भी राज्य के लिहाज से, यदि आप देखें कि क्योंकि ये त्वरित न्याय की ओर ऐसे तो कोई पकड़ ले किसी को भी कहे, और आपसी आपसी रंजिश की बातें अलग अलग जगहों से देखने को मिलती हैं। बिहार तो उसके लिए बदनाम ही रहा है कि भाई आपने देखा होगा उस पर सिनेमा बना पूरा गंगा जल। तो जी जी इसके अलावा अलग अलग समय पे कि मतलब कौन इसमें कल को अगर कोई निर्दोष मारा गया, पूरी न्याय की जो अवधारणा है उसमें यही तो है कि किसी निर्दोष को किसी तरीके से सजा ना मिल जाए या निर्दोष की किसी तरीके से हत्या ना हो जाए। तो कल को कोई किसी को कहीं भी पकड़ लेगा और अपने तरीके से उसको न्याय देने लग जाएगा, पुलिस के आने से पहले ही उसको अपने तरीके से अंजाम देने लग जाएंगे। फारबिसगंज में शायद यही हुआ। अभी फारबिसगंज वाली जो घटना थी वहां पर यही हुआ, त्वरित न्याय भीड़ ने किया। हाँ, तो वो क्योंकि आप इस तरीके से भीड़ को उकसा रहे हैं, वो चाहती है कि फिर पूरी जुडिशरी, ये पूरी जजेस का जो सिस्टम है ना, इसकी क्या जरूरत है? या पुलिस भी तो अपने एक तरीके से अपने भार को हल्का कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति को आप पकड़े फिर उसको ले जाकर के आपको पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सवाल किस पर है? सामान्य प्रशासन क्या इससे सुधर रहा है किसी तरीके से? क्या इससे वाकई क्राइम की घटनाएं, क्योंकि जो अलग अलग सर्वेज, अलग अलग रिपोर्ट्स, इवन की ये जो आप देखेंगे कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो कि अपने तरीके से वो रिपोर्ट्स और आंकड़े जारी करता है, तो उसमें क्या किसी तरीके का कोई ऐसी तो कोई खूबसूरत तस्वीर बिहार की बनती हुई तो दिखाई नहीं पड़ रही, कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसे में तो बहुतेरे लोगों के ऊपर आरोप थे। खुद सम्राट चौधरी आज सीएम बने बैठे हैं, क्या उन पर आरोप नहीं रहे? उन पर भी हत्या का आरोप लगाते हुए कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो ऐसे में तो कौन किस पर आरोप लगा दे, भले ही वो चीजें दिखे, मतलब न्याय की ये पूरी अवधारणा के खिलाफ है इनकाउंटर का जो एक पूरा मॉडल है। और पुलिसिंग इस तरीके से सवालों के दायरे में आती है कि भाई पुलिस क्या अलग अलग मामलों में त्वरित न्याय, तो पुलिस तो किसी को भी पकड़ करके कहीं भी कुछ भी कर सकती है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। आप कहाँ जाएंगे, किसके पास? क्योंकि पुलिस के पास तो पर बहुत सारा पावर है, वो किसी को भी पकड़ेगी और कहेगी कि इन्होंने कुछ ऐसा किया और इसके बिना पर हमने जो है वहां आमने सामने से गोलियां चल रही थी। तो इस तरीके के कई एक मामले तो पुलिस भी फंसी है, पुलिस के अफसरों की भी वर्दियां उतरी हैं,
इस तरीके के मामले भी हमारे आपके बीच हैं। तो पुलिसिया जो पूरा रवैया है, क्योंकि आपको उसको किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी का इस दौरान ये कहना है कि भाई माला नहीं पहनाना है, माला पहना देना है ना। तो जी एक एक मैसेज देने की कोशिश की बहुत सख्त हैं हम, लेकिन सिर्फ सख्ती से नहीं चलता शासन। उसमें सारी चीजें आपको शामिल करनी पड़ती है। नीतीश कुमार ने इतना लंबे समय तक शासन किया, क्या वो पुलिस प्रशासन को नहीं संभाल सके? संभाला उन्होंने। उनके दौर में भी घटनाएं हुई, लेकिन एक लार्जर मैसेज तो हमेशा रहा है कि वो किसी को इस तरीके से संबद्ध होकर के नहीं नहीं बचाते। लेकिन ऐसे समय में ही सवाल है कि भाई अनंत सिंह, क्या अनंत सिंह इस मामले में, या और अलग अलग लोगों को आप देखेंगे, पप्पू पांडे अभी उन्हीं के पार्टी से संबंध, ये एमएलएज हैं, वो फरार चल रहे हैं। अगर आरोपियों को इस तरीके से अलग अलग मामलों में इनकाउंटर करने लगी पुलिस, तो एक तरह का सवाल, क्योंकि बिहार में चीजें सामाजिक संदर्भ में देखी जाती हैं कि आपने देखा होगा कि सिवान के भीतर जो चीजें इस दौरान हुई, वहां कहा जाए कि भाई हाफ इनकाउंटर हुआ, मतलब दोनों टांगों में गोली मारी गई है, वहां इनकाउंटर हुआ। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है, किसकी क्या समझदारी है, किसका क्या दबदबा है, किसकी क्या जाति है। तो यहाँ जातियों का चरित्र अपने तरीके से उभर करके आता है। सामान्य प्रशासन या कहें कि सरकार का जो पूरा रवैया है वो उभर करके सामने आता है। मगर वो बहुत खूबसूरत तस्वीर की ओर बढ़ता हुआ जो है बिहार सम्राट एक चौधरी के आंकड़े भी के साथ नेतृत्व मैं में। चाहूंगा कि आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। मैं चूंकि ये रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं एक अलग से डिटेल में भी, और हम मुझे लगा कि ये बातचीत भी दर्शकों के लिए करनी चाहिए जी। कि राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि हत्या और अपहरण के मामलों में हम्म बिहार जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर हम्म उत्तर प्रदेश के बाद। इसके बाद ये है कि राजनीतिक हत्याओं के मामले में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी हम्म अधिकारियों पर हमले के मामले में भी स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे जिला याद नहीं आ रहा है, पर मुझे हम्म इतना याद आ रहा है कि एक पेट्रोल पंप में एक एसआई पर हमला हो गया, पेट्रोल डाल दिया गया, भीड़ ने उसे हम्म खींचकर बचाया दूसरे लोगों ने। हम्म तो ये हम्म स्थिति है इस दौरान। लेकिन एक सकारात्मक ये भी आई है कि जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, महिलाओं को लेकर की मारपीट की जो घटनाएं हैं पति द्वारा या ससुराल पक्ष हम्म के द्वारा, तो उन घटनाओं हम्म में थोड़ी सी कमी आई है, जिसको थोड़ा सा उत्साहजनक माना जा सकता है। तो जी। जो क्राइम कंट्रोल का जो वादा है वो अपराध हम्म के कम होते आंकड़ों से आंका जाएगा या कितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं इससे आंका जाएगा? तो इसको कैसे देखिए देखें? देखिए सामान्य तौर पर ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि घरेलू हिंसा में कमी आई है इसका मतलब सामाजिक तौर पर बहुत सारी चीजें बदली हैं। पढ़ाई लिखाई का स्तर बदला है। शराबबंदी एक बड़ी वजह हो सकती है जो मुझे लगता है, क्योंकि शराब पीने वाले और आमतौर पे देसी शराब पीने वाले, या फिर पहले जिस तरीके का एक आम बोलचाल की भाषा में एक छैहट करने वाले, सड़क चौक चौराहों पर जिस तरीके से मिसबिहेव करने वाले या अपने तरीके से अपने एलिमेंट में न रहने वाले लोगों की संख्या में जिस तरीके से इजाफा हुआ था, और वो इस दौरान जिस तरीके से उसमें कमी आई है, क्योंकि एक तरीके का डर तो है लोगों में कि यदि वो ऐसा करते हुए कहीं दिखे। पुलिस की पेट्रोलिंग पहले की तुलना में बढ़ी है, पुलिस की संख्या बढ़ी है। तो इस तरीके की कई एक चीजों में तो एक एक सामान्य डर, आप किन्हीं भी सड़कों पर निकले, मैं अभी थोड़े दिन पहले राजधानी की ही सड़क पर चल रहा था, पैदल ही चलते हुए, तो मैं कहीं से कहीं जा रहा था या मैं मोटरसाइकिल लेकर, तो कई एक जगहों पर आपको पेट्रोलिंग की गाड़ियां खड़ी रात बिरात भी दिखाई पड़ेंगी। तो पहले की तुलना में चीजें जो हैं वो बेहतरी की ओर बढ़ी हैं। बिहार इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ बहुतेरे आंकड़े अलग अलग तरीके से आते हैं, और आंकड़ों को तो पढ़ने की अपनी अपनी समझदारी या तौर तरीका होता है। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य है। क्राइम यदि हो भी रहा है तो आप समझें कि पहले की तुलना में क्राइम रजिस्टर भी किया जा रहा है, मतलब थानों तक भी लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि साइबर क्राइम इस दौरान लगातार देखने को जहां तहां महिला से सुनने को मिल और रहा डेडिकेटेड है। थानों की संख्या भी शायद बिल्कुल बढ़ी है, महिलाओं महिला महिलाओं के पुलिसकर्मियों डेडिकेटेड की थाने संख्या की बढ़ी।
महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ी है, तो कोई भी अब जा सकता है। ऑनलाइन कंप्लेन लोग रजिस्टर करा रहे हैं, किसी के साथ किसी तरीके के फ्रॉड, फर्जरी या अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें भी तो उस आंकड़ों के अंतर्गत आएंगी। तो जी कहने का मतलब है कि ये एक अच्छी तस्वीर के तौर पर, क्योंकि क्राइम हो रहा है और क्राइम लोग रजिस्टर करा रहे हैं, अब उस मामले में चीजें कोर्ट कचहरी तक जा रही हैं, तो इसे एक अच्छी तस्वीर के तौर पर ही देखा जाएगा कि पहले लोग तो नहीं जा पाते थे और उनकी समझदारी नहीं थी, क्योंकि जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी या अलग अलग तरीके से, तो चीजें उनको कोई ना कोई भगा दिया करता था, उनकी बैठने की समझदारी। अब वो फिर वो पॉलिटिकल डिस्कशन में हम ना चले जाएं कि 90s के बाद एक दौर आया तो उसमें बहुत सारे लोगों के अपने दावे रहे कि भाई हमने बहुतेरे लोगों को जो है आवाज दी। तो आवाज सिर्फ मंचीय भाषणों वाली आवाज नहीं, आपको कई बार सामान्य तौर पर डील करना होता है जाकर के, कि नहीं, ब्लॉक और थाने में ही आम लोग जाते हैं, वहीं से उनका सारा काम धाम। जी उस रवैये में भी कहें कि एक तरह का बदलाव आया। बाद के दिनों में नीतीश कुमार के आने के बाद सामान्य प्रशासन के मामले में भी और सरकार क्या सरकारी रवैये में भी एक तरीके का फेरबदल आया। आरक्षण की पूरी का पैटर्न जो बदला, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जाति समुदाय के लोग जो हैं थानों तक भी पहुंचे और अलग अलग जाति समुदाय के लोग जो हैं सामान्य प्रशासन के लिहाज से ब्लॉक्स वगैरह में भी पहुंचे। तो ये एक तरह की चीज जो है, ये पॉजिटिव पिक्चर के तौर पर आप देख सकते हैं। मगर आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़ों को अपने तरीके से डिकोड करना होता है और अपने पक्ष में लोग इस्तेमाल करते हैं। हम तो सापेक्ष तरीके से आंकड़ों को देखते हैं कि कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई राजनीतिक पैटर्न देखने की कोशिश नहीं करते। हम पिछले में अगले की तुलना, अगले से पिछले की तुलना, जैसे इसमें एक सकारात्मक बदलाव, अगर घरेलू हिंसा कम हुई है तो है, उसे दर्ज किया जाना चाहिए, इस बात को कहा जाना चाहिए, और यही है। एक एक आखिरी सवाल के साथ हम लोग फिर चलेंगे कि जब ये सरकार गठन की कवायद हो रही थी, जब शपथ ग्रहण होना था और नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि ये जो पूरा 6 महीना निकला है उसमें कुछ एक महीना छोड़ दें तो ज्यादातर ये समय बीता है सरकार गठन को लेकर कि कौन बदलेगा, कौन होगा, इस्तीफा, राज्यसभा की सदस्यता, इन सारी चीजों को लेकर। और उस दौरान जो एक जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित होनी चाहिए जिस रफ्तार से, उस पर हल्का ब्रेक लगा है। लॉ एंड ऑर्डर को भी उतनी बढ़िया से मॉनिटर नहीं किया जा सका जैसे किया जाना चाहिए था। परीक्षाएं होनी थी टीचर भर्ती को लेकर, वो नहीं हो पाई हैं। और अब सरकार गठन मतलब मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, सरकार नहीं बनी है। और अब मई में जब हो जाएगा और इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत कम समय बचता है जब मानसून सत्र आहूत किया जाएगा और वहां पर फिर चर्चा होनी होगी। तो उस समय सम्राट सरकार जब जाएगी सत्र में, मानसून सत्र में, तो उनके पास क्या होगा बताने को, काम क्या पर्याप्त समय है कि वो बता पाए कि इस कार्यकाल में हमारे पास ये काम हुए हैं, या वैसे चलेगा जो हंगामों की भेंट अक्सर चढ़ जाया करती हैं सत्रें, उस तरह से क्या है चुनौती सरकार? देखिए, बहुत हंगामा करने के लिए विपक्ष के पास जो नंबर्स होने चाहिए वो भी नहीं है। स्वीकार्यता या आप कहें कि आम जनमानस में, क्योंकि नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूरी डेमोक्रेसी का पूरा मॉडल है उसमें नंबर्स, और वहां से कॉन्फिडेंस भी आता है, वहां से असर्शन भी आता है, कई तरह की चीजें आती हैं। तो इसमें ये ठीक बात है कि इस दौरान एक ऊहापोह की स्थिति रही, और वो पिछले चुनाव से पहले से ही वो ऊहापोह की स्थिति रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातों के बीच में पिछला चुनाव हुआ। ये कहा जा रहा था, अधिकांश लोग, जो विपक्षी खेमा था वो तो मजबूती से इस बात को कह रहा था, आम जनमानस में भी एक तरीके की समझ थी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम पर एक तरह का मैंडेट आया। उस मैंडेट के अलग अलग रीजंस हैं, उसके रीजंस में हम नहीं जाएंगे, मगर उसके बाद एक सरकार गठित हुई और सरकार चल रही थी।
और उसमें उसकी, क्योंकि सरकार का जो मुखिया होता है उसकी ओर जवाबदेही के लिए हम सभी देखने को एक तरीके से आ, देखते हैं हम सभी। तो वैसी स्थिति में एक एक तरह का एक उहापोह रहा ही, क्योंकि नीतीश कुमार रहेंगे नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार के बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा। और ये बात तो पिछले 1.5-2 सालों से राजनीतिक फिजा में तैर रही है। तो अब जबकि सम्राट चौधरी आ गए हैं, हालांकि उसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, फिर मैं जो कि मंत्रालय के गठन में दिखाई पड़ेगा आपको, सरकार के चलने के तौर तरीकों में दिखाई पड़ेगा। कमोबेश वही है, ठीक है। अब मुखिया बदल गया और उस मुखिया के इर्द गिर्द अपने आप को दिखाने की कवायद, उसके इर्द गिर्द दिखने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। लेकिन अभी भी चूंकि तब जब ये मानसून सत्र की ओर बढ़ेगा मामला, तब इस करीब 8-9-10 महीने हो चुके होंगे। और तब एक तरीके से जो हनीमून पीरियड भी किसी भी सरकार को दिया जाता है, क्योंकि अब एक नई सरकार गठित होगी, एक नया चेहरा होगा, उसे भी करीब 101 दिन के बाद उसकी स्क्रूटनी, जो कि हार्श क्रिटिक भी उसका होगा कि उनके तौर तरीके पे कि 100 दिनों में 3 महीनों में उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके की चीजें की। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई की परीक्षा, या आज ही कल में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एआरओ की परीक्षा जो है वो रद्द हुई है, क्योंकि उसमें अभी भी जो परीक्षा माफियाओं पर जिस तरीके का लगाम या कंट्रोल करना चाहिए था, वो सरकार करने में एक तरीके से अक्षम है। और इसकी भेंट जो है वो यहाँ की नौजवान पीढ़ी, उसका जो प्रीशियस टाइम है और उसकी जवानी एक तरीके से बर्बाद हो रही है इसमें। और अलग अलग जगहों पर जो बिहार की जवानी और रवानी गई हुई थी मजदूरी करने के लिए, वो इस दौरान लौट रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर का एक व्यापक क्राइसिस, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, और उसकी वजह से आम जनमानस की थाली जिस तरीके से महंगी हुई जा रही है, क्योंकि बिहार में भी थाली अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि वो महंगी हो गई है, तो सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, पटना के भीतर से लेकर के देश भर में। तो ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसमें बिहार तो हमेशा एक तरीके से बीचों बीच खड़ा रहता है, अधर में लटका हुआ। तो वैसी स्थिति में भी चैलेंजेस, व्यापक चैलेंजेस हैं सम्राट चौधरी के सामने, और बड़ी जवाबदेही होगी, क्योंकि उन्हें कांटों भरा ताज पहनाया तो गया है, लेकिन सम्राट कितने सम्राट बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे, ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। सम्राट कब तक सम्राट बने रहेंगे, जैसा कि विष्णु जी कह रहे हैं, और ये भविष्य के गर्भ में सवाल छिपा है। वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अभी उनकी टीम बनाई जानी है, ताकि बिहार की जो सरकार है और जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, उसके लिए टीम बननी है। अब जबकि नीतीश मॉडल पर ही गवर्नेंस की बात हो रही है, तो ये भी देखना होगा कि जो नया मंत्रिमंडल है उसमें कितना नीतीश कुमार की छाप दिखाई देती है, और उनकी ही टीम के कितने खिलाड़ी जो हैं वो रिपीट किए जाते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है, सबसे बड़ी बात, कि बंगाल चुनाव के नतीजे आ जाने के कितने समय बाद मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये तो आरोप लग ही रहे हैं कि इस कवायद में बिहार के विकास की गति रुक गई है, काम रुक गया है, जन कल्याणकारी योजनाओं की जो धरातल पर उतारना है वो रुक गया है। और इसके बाद ये भी है कि बिहार में जिस तरह से क्राइम कंट्रोल की बात की जा रही है, कि एक तरफ जो है वो कथित जंगल राज का दावा है, दूसरी तरफ सुशासन का वादा है, और उसमें ये है कि एनकाउंटर्स हैं, गोलियां चल रही हैं, तकरीबन प्रत्येक जिले से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी घटना आती है। तो क्या घटनाओं के प्रत्युत्तर में पुलिस की चलती गोलियों को क्राइम कंट्रोल मान दिया जाए, या अपराध के कम होते आंकड़ों से समझा जाए कि हाँ, बिहार में वाकई सुशासन आ गया है। इस बीच ये भी है कि जो नौकरी की उम्मीद लगाए लड़के बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं, दूसरी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनका समय पर
हो और क्राइम कंट्रोल की बात केवल इतनी भर नहीं है कि अपराध के जो आंकड़े हैं उसको कंट्रोल किया जाए, बल्कि बिहार में जो परीक्षा माफिया जिस तरीके से हावी है और अलग-अलग समय पर अलग-अलग परीक्षाओं का टल जाना, पेपर लीक हो जाना, ये भी एक बड़ा अपराध है जो शायद प्रत्यक्ष तौर पर इस तरह से दिखता नहीं, लेकिन कई जिंदगियां बर्बाद करता है। जैसा कि विष्णु जी ने कहा कि कई जवानियां बर्बाद हो रही हैं और आखिर में जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो कुछ बनने करने का सपना देख रहे हैं, वो फिर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर बिहारी होने की वजह से उनको गोली मार दी जाए या उनको अपमानित किया जाए, तो ये भी एक अच्छी तस्वीर तो पेश नहीं करता बिहार की। तो देखना ये होगा कि ये सारी चीजें कब तक पटरी पर लौट आती हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हम फिर पूरी निरंतरता से हर दिन हर शाम को आपसे मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे बिहार के घटनाक्रम पर, और वो तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे जो जरूरी है दर्शकों के लिए जानना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे शिक्षा या नौकरी की बात हो। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज है और हमारे साथ जुड़े हैं वरीय सहयोगी विष्णु नारायण। उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना सारा समय दिया हमें। बहुत शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in